अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं सर आप? अभी 1-2 मिनट में ज़रा स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, कल लास्ट टाइम जो हम लेक्चर पढ़ रहे तो अभी ये सर्किट ओपन है। आपने जस्ट इसको कंपेयर करके प्रीवियस जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसको माइंड में लाना है और ये देखने की कोशिश करनी है कि सर्किट उससे थोड़ा सा आपको किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंट लग रहा है। सर इसमें ये अमीटर कॉमन लग रहा है, उसमें मेरे ख्याल से बेस कॉमन थी। अच्छा, एक इन्होंने कहा कि इसमें मीटर कॉमन लग रहा है और उसमें बेस कॉमन थी। और कोई जी? अच्छा, जब कमेंट्स की बारी होती है ना तो खुद से कमेंट किया करे। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बार बार कहा है कि मुझे दोबारा रिपीट ना करवाया करें कि मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन आप लोग क्रिएट करते हैं जिससे मेरा सारा टेम्पो जो है ना लूज़ हो जाता है। तो अब्दुल रहीम रऊफ़ ने कोई मेरे साथ कोई एग्रीमेंट या ठेका नहीं लिया होगा कि इस एक बंदे ने बोलना है? बाकी लोग नहीं हैं स्टूडेंट इस क्लास के? यस है सर। सो आपको ये सेम लग रही है, किसी पॉइंट पे कोई डिफरेंस लग रहा है, क्या हो रहा है? सर सेम लग रही है। पेज आपके सामने शेयर है ना? यस सर, यस सर। हाँ जी। जी बताएं बाकी सारे लोग। सर इसमें एमीटर को कॉमन किया हुआ सर।
कह रहे हैं इसमें एमिटर को कॉमन किया हुआ है। और जी बस एक दो लोग ही हैं जिनको नज़र आ रहा है कुछ, बाकियों की स्क्रीन डिसेबल है। जी भाई मैंने अटेंडेंस नहीं लगानी, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। पार्टिसिपेट कोई करेगा तो उसकी अटेंडेंस लगाऊंगा, अटेंडेंस मैंने नहीं लगानी है। अटेंडेंस वैसे ही पूरी सारी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम, आप लोगों को इंस्ट्रक्शन याद है जब मैंने आपको कहा कि आप लोगों ने ये पढ़ना है और उस पर पार्टिसिपेशन आप लोगों ने करनी है। आइडिया है या नहीं है? नो सर। सर इसमें जो बेस मीटर है वो फॉरवर्ड बाइस है और कलेक्टर बेस वो रिवर्स बाइस है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अगर आप फिक्स्ड बायस, प्रीवियस जो टॉपिक था, अगर आप फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो उसके अंदर मीटर कॉमन था। दोनों कॉन्फ़िगरेशन में मीटर ही कॉमन है। आज वाली जो मीटर वाइज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसमें भी मीटर कॉमन है। जो पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी उसमें भी मीटर जो है उसको आपने कॉमन किया हुआ है, यानी कि क्लोज टू द ग्राउंड है। ठीक है, तो फिक्स्ड बायस को हमने प्रॉपरली डिस्कस किया था। और फिर जब हमने एम्पलीफिकेशन लेनी होती है तो हमें ये भी पता है कि बेस मीटर फॉरवर्ड बायस होते हैं, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस होते हैं। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन में इसी तरह ही है। जो एक डिफरेंस है एक छोटा सा, वो ये है कि प्रीवियस टॉपिक के अंदर फिक्स्ड बायस के अंदर, प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो अमीटर है वो डायरेक्टली अटैच है ग्राउंड के साथ, और अमीटर जो है वो 0 वोल्ट के ऊपर है। ठीक है, अमीटर का जो वोल्ट है VE वो ग्राउंड के ऊपर है। वो लास्ट टाइम हमने उस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया था। अभी जो फ़र्क है वो ये है कि एमीटर जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड के साथ अटैच नहीं है, उसके पाथ में एक रजिस्टर आ रहा है। ठीक है, उसके यस पाथ सर। में क्या हो रहा है जी, एक रजिस्टर आ रहा है। ठीक है, अब जब रजिस्टर नहीं होगा और जब रजिस्टर होगा तो उस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं। अब ये चीज़, अब जब रजिस्टर इसके पाथ में आ गया तो आप मुझे बताएं कि अब क्या मीटर के लेग के ऊपर VE 0 होगा या VE 0 नहीं होगा, और अगर 0 नहीं होगा तो कितना होगा, और अगर जो 0 वाले हैं वो उसको क्यों 0 कह रहे हैं, जो कह रहे हैं 0 नहीं है वो क्यों कह रहे हैं कि 0 नहीं है, और अगर 0 नहीं है तो कितना ड्रॉप है। जीरो। सर जीरो है क्योंकि ये सर ये कॉमन है। 0 होगा। जी क्योंकि सर रजिस्टर लगी हुई है और उसकी वजह हम्म, से कोई ना कोई वोल्टेजेस होंगे ड्रॉप, यस और सर। इसको फाइंड करना है तो हम उसके लिए केवीएल को ठीक है, एक अप्लाई मिनट आ गया करेंगे जी। और प्रॉपर तरीके से। जी, हाँ जी, और कोई जी? तो जी और ग्राउंड कोई से कमेंट कनेक्ट करें इस है बस 0 होगा। ग्राउंड से कनेक्टेड है, क्या कहना चाह रहे हैं फिर? सर वो ग्राउंड से कनेक्टेड है और साथ रजिस्टर भी लगा हुआ, करंट 0 हो जाएगा, फ्लो ही नहीं। अच्छा, ये चलें, एक ये कमेंट आया। जी और कोई? अच्छा जी, इसमें ये है कि
जो आपके पास VE वाला पॉइंट है, ये पॉइंट जिस पे मैंने रेड कलर में कर्सर स्पॉटलाइट इंडिकेट करी है, आपके पास इस पॉइंट के ऊपर एक रजिस्टर साथ में अटैच RE। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है कि V इज इक्वल टू IR। तो जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो जब इस रजिस्टर में से गुजरेगा तो इसके क्रॉस एक सर्टेन वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा जिसको हम VE कह रहे हैं। VE इज इक्वल टू IE RE। और IE क्या है हमारे पास, अमीटर का जो है वो करंट है। अगर ये डायरेक्टली ग्राउंड के साथ अटैच होता तो कोई वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस नहीं हो रहे होने थे, तब ये ज़ीरो था। लाइक वाइज प्रीवियस टॉपिक है। एट द मोमेंट ये जो रजिस्टर है उसके अंदर जो करंट गुजरा होगा उसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज ड्रॉप आएगा। ठीक। सो एक मिनट ये था कि ये ग्राउंड के साथ अटैच है, और माइट भी कुछ कहना चाह रहे थे कि करंट इसमें से शायद कुछ कह रहे थे कि नहीं फ्लो करेगा। ऐसा हमारे पास सिनेरियो नहीं होता, क्योंकि अगर मैं एक दफ़ा मैं ज़रा कर्सर ऑन कर लूँ, बॉल पॉइंट ले लूँ, ज़रा बताता हूँ। होता ही है कि जब आपने सर्किट एनालिसिस वगैरह किया होगा उसके अंदर कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या वहाँ पर करंट को आप ज़ीरो लेते थे सपोज, क्योंकि मैंने रजिस्टर बना दिया, फिर ये मैंने कोई और रजिस्टर बना दिया, इसी तरह फिर ये रजिस्टर है, देन ये कोई और रजिस्टर है। तो आप इसके अंदर कह लेते होंगे उस वक़्त के हमने जी लेट से जी कोई I1 फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जी कोई I2 फ्लो कर रहा है। तो आपके ख़्याल में क्या ये करंट ग्राउंड्स वाली साइड पे नहीं जा रहा? और करंट तो ग्राउंड जाता ही जाता है, पाथ कंप्लीट ही तब होगा जब उसने पूरा अपना एक यस पाथ सर, जब कंप्लीट करना है। तो ग्राउंड जाएगा। वो तो उसका एक कुदरती उसका एक रास्ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि ग्राउंड की तरफ कहीं टच कर गया या ग्राउंड को गया तो ज़ीरो हो गया। ये तो एक कुदरती एक लूप का एक नेचुरल सेटअप। तो लिहाजा इस बेस के ऊपर इसको आप ये ना कहें कि ये जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ये सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये आपके जो पुरानी कोर्सेज हैं उसका आपको हवाला दिया। ज़ीरो इस तरह की कंडीशन नहीं थी, करंट ज़ीरो आपके पास ओपन सर्किट के केस में होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में आपके पास रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाए, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए और वो एक दूसरे का रेप्लिका है कि फिर हम उसको ओपन सर्किट के तौर पे ले लें। सो अभी जो ये रजिस्टर ऐड किया गया है, इसकी ये कहा गया है कि ये स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ऐड किया है। लेट्स सी के देखते हैं कि क्या है कि फिक्स्ड बायस के अंदर अगर आपने थोड़ी सी चेंजिंग की है कि आपने मीटर वाली साइड के ऊपर एक रजिस्टर लगा दिया और क्लेम ये किया है कि ये स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। तो अब ये कि स्टेबिलिटी क्या है जी, प्रीवियस टॉपिक में भी हमने पढ़ा था जी, क्या है जी स्टेबिलिटी? करंट को स्टेबल रखने के लिए सर। कौन से करंट को स्टेबल रखने के लिए, और उसके स्टेबल होने से हमें क्या बेनिफिट होगा? रजिस्टर वगैरह का इफेक्ट सर नहीं ये होता जल्दी। सर जी ना बायस फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम करंट को स्टेबल रखेंगे। जितना ये ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही जो है रिस्पॉन्स होगा वो कम होगा। ठीक है, मतलब जो रिस्पॉन्स है वो उतना ही कम चेंज होगा। टेम्परेचर ये पैरामीटर की वजह से जो चेंज होता है ना, तो वो बहुत कम चेंज होगा, वो फिर ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये मैं कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ, उसको ज़रा गौर से ज़हनशीन कर लें। प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी और अभी भी उसको दोबारा जो है वो रिपीट करने लगा हूँ कि तो मैं एक किसी फ्री टाइम पे एक फ़ाइल भी जनरेट करूँगा, उसके ऊपर आपने 2-4
4 लाइनों में मुझे सबने लिख के बताना है कि स्टेबिलिटी होती यानी कि क्या है, जो कि इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। इस तरह नहीं आप पढ़ने लगे। सो आप क्या करेंगे कि आप अपने अल्फाज के अंदर वहाँ पर मेंशन करेंगे कि स्टेबिलिटी होती क्या है, और जिसका मुझे दूर दूर से भी सिमिलैरिटी ये होता है कि एक ने टेक्स्ट में टाइप करके दूसरे को बता दिया, उसकी तो मैं जहाँ जहाँ पे मुमकिन हुए वहाँ वहाँ पे ज़ीरो लगाऊंगा, जिधर जिधर ज़ीरो जा सकता हो और जहाँ जहाँ पे एब्सेंटीज जा सकती हैं। क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर लट से अगर मैं 4 से 5 लेक्चर देता हूँ और पूरे मेरे लेक्चर के दौरान पार्टिसिपेशन ज़ीरो रहती है, कोई किसी किस्म का अता पता नहीं है, तो ये एक इनजस्टिस है, ये ठीक चीज़ नहीं है। सो होती क्या स्टेबिलिटी, मैं अगेन बताने लगा हूँ कि यहाँ पे उसने कहा कि कंटेन्स एन एमिटर रजिस्टर टू इम्प्रूव। आप क्या करेंगे कि 1 बाय 1 इस चैप्टर के अंदर टॉपिक बढ़ते जाएंगे आपके। आज नाम मीटर बाय से शायद आगे कोई मीटर फॉलोअर आ जाए, कोई कलेक्टर टाइप कुछ नाम आ जाए, उस नाम के पीछे जो रीज़न होगी वो क्या क्लेम की जाएगी कि मैं स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेबिलिटी है चीज़ क्या, ठीक है। अब स्टेबिलिटी होती क्या है, उसने कुछ लिखने की कोशिश की है। द मोर स्टेबल अ कॉन्फ़िगरेशन the less its response will change due to undesirable changes in temperature and parameters। So होता क्या कि टेम्परेचर के अंदर या आपके पास जो दूसरे पैरामीटर्स हैं जैसे आई बी है, ठीक है, ये अनडिज़ायरेबल है, ये हमारी चॉइस नहीं होती, हम नहीं चाह रहे होते कि ये चीज़ें चेंज हों। और इनके चेंज होने की वजह से क्या होता है कि आपके पास जो आई बी या आई सी वगैरह हैं वो चेंज होते हैं। जब आई सी और आई बीज वगैरह चेंज होते हैं तो उससे के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हमारे पास जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। और ऑपरेटिंग पॉइंट जब चेंज होगा, सो ऑपरेटिंग पॉइंट के चेंज होने से आपके पास सारी जो कैलकुलेशंस है वो डिफरेंट होंगी। उसके ऊपर कुछ और वी सी होगा, कुछ और आई बी होगा, कुछ और आई सी होगा, ठीक है। सो वो आप न्यूमेरिकल की हेल्प के थ्रू देखेंगे कि इसमें कितनी चेंजेस आई हैं, ये कितना स्टेबल था, प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन कितनी स्टेबल थी। ये तरीकाकार होगा हमारा, क्योंकि अभी हमने क्लेम कर लिया लेकिन वो क्लेम प्रूव नहीं हुआ, माइट भी वो गलत क्लेम हो। सो द इम्प्रूव स्टेबिलिटी विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेटर इन दिस सेक्शन, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ा है। बाकायदा हमारे पास वैल्यूज़ होंगी और हम उसको देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने कहा कि चेंजेस आ जाती हैं। अब ये देखें रियलिटी में आपको, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपके पास टिक मार्क्स लगा रहा हूँ, ये करैक्टरिस्टिक कर्व्स हैं ट्रांजिस्टर्स की जिन पे मैंने टिक्स लगा दिए। और ब्लैक कलर की जो है वो लोड लाइन है, वर्टिकल एक्सिस पे उसका मैक्सिमम पॉइंट और एक्स एक्सिस पे उसका मैक्सिमम पॉइंट। और जब हमारी ब्लैक लाइन, लोड लाइन टच करेगी करैक्टरिस्टिक कर्व्स को, तो वो हम कोई भी क्यू पॉइंट्स ले सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो मल्टीपल सर्कल्स मैंने लगाए क्या ये सारे सेम है या डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर है? मुझे डिफरेंट के ऊपर लग रहे हैं। डिफरेंट वैल्यूज लास्ट टाइम डिफरेंट है वैल्यू। ठीक है। सो अब मैं इसी चीज़ को किसी और एंगल से आपको बताने लगा हूँ। अब आपको समझ आई कि चीज़ें एक मिनट जस्ट, अब आपको उसकी स्टेटमेंट समझ आई जो उसने कहा है कि मैं स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा हूँ क्योंकि उससे पैरामीटर्स कुछ चेंज हो जाते हैं और अनडिज़ायर कुछ चीज़ें हो जाती। सो अब ये बताएं कि अभी आपके पास 3 ब्लैक कलर्स की लाइन है, तो आपके ख्याल में तीनों की वर्किंग डिफरेंट होगी ना? यस सर। जो क्यू पॉइंट्स हैं, वोल्टेज कुछ और है, करंट कुछ और है, आई बी कुछ और है, आई सी कुछ और है, वी सी कुछ और है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर और वो सारी चीज़ें एक डिफरेंट वैल्यूज़ आपको जो है वो दे रही हूँ, ठीक है। कोई वर्टिकल एक्सिस के पॉइंट करीब है, कोई किसी चीज़। अब ये वाला जो पॉइंट है ये आपके ख्याल में आप डेंजरस जोन में नहीं है? इसको क्या डेंजर है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, यानी कि एम्पलीफिकेशन आप चाह रहे हैं लेकिन इसमें आपको किसी किस्म का कोई खतरा है या कोई अनडिज़ायर्ड चीज़ आ सकती है इसमें? बाकियों के ऊपर शायद मुझे इतना एतराज़ ना हो, इन सर ये दो के ऊपर मुझे सैचुरेशन के इतना करीब है। नहीं।
ये आपके पास जो है वो सैचुरेशन रीजन के करीब है, ठीक है। सो अब सैचुरेशन तो स्विच ऑन वाली कंडीशन होती, अब ये वाले पॉइंट्स देख, ठीक है। सो ये सारा उसने आपको बताया हुआ, और ये चीज़ें चेंज कैसे होंगी, ये चीज़ें जो हैं वो उसने लिखा हुआ कि मूवमेंट ऑफ द पॉइंट्स विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आई बी बदल जाए, चेंज हो रही, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आर सी ऑन द लोड लाइन, आप कलेक्टर के साथ जो रेजिस्टेंस लेते हैं, आपको लास्ट टाइम जो 2 लूप्स लगवाए थे, ट्रांजिस्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो वो हमें क्लियर कट बता रहा था कि आप किस किस तरह से चेंजेस लेकर इफेक्ट ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ वीसीसी ऑन द लोड लाइन एंड द क्यू पॉइंट्स, वीसीसी को आप बदलते जा रहे हैं, आपके पास पॉइंट्स चेंज होते जा रहे हैं, समझ रहे बात, ठीक है। तो पूरा उसने एक पैटर्न से आपको समझाया कि किस तरह चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और टेम्परेचर सेंसिटिविटी या टेम्परेचर वाली चीज़ का जिसको आइडिया नहीं, वो चैप्टर नंबर 1 में जाकर देखें कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं उनके वोल्टेजेस या करंट के फार्मूला में टेम्परेचर का क्या रोल है, और टेम्परेचर जब आप चेंज करते हैं तो सैचुरेशन जो रीजन होता है, रिवर्स बाइस, उसमें क्या इफेक्ट्स आते हैं, फॉरवर्ड बाइस में क्या इफेक्ट्स आते हैं, तो ये देखने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है जिसके ऊपर फोकस नहीं होता स्टूडेंट्स को, होता है ये कि जब आप लोगों का कोई टेस्ट होता है या इंटरव्यू होता है तो तब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाए जाते, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि 4.3 का ये सर्किट है इसको पूरा सॉल्व करें, उन्होंने आपसे काम की चीज़ें पूछनी है, और काम की चीज़ें कितना आइडिया है वो आपको पता लगता रहता है जब मैं क्वेश्चंस करता हूँ, और मोस्टली मेरे क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बताया होता है, सो वहाँ से बड़ा इजीली जज हो जाता है। सो आप इसमें ना रहें कि वहाँ पर एक कोई ग्रुप होगा या वहाँ पर कोई न्यूमेरिकल को रट्टा लगा होगा, काम की चीज़ पूछी जाती है और उसके ऊपर फोकस जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अभी भी कोई अगर कोई भी टीचर कोई भी कोर्स के अंदर कंसेप्चुअल कोई चीज़ देने लग जाए या थ्योरेटिकली पूछने लग जाए जो कि मेजर कॉन्सेप्ट होता है, तो वहाँ पे काम ख़राब हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्यों, क्योंकि वहाँ पे सीधा सीधा न्यूमेरिकल नहीं है, और वो न्यूमेरिकल याद किए होते हैं, कभी याद करने से भी चीज़ें हल हुई। सो खैर अब थोड़ा सा, सो अब इस चैप्टर का मोटिव क्या है जी, हर नया टॉपिक जब आएगा तो उसकी सोच क्या होगी, बताएं सारे लोग, कोई भी जो नया टॉपिक आएगा वो किस सब बेस के टॉपिक ऊपर में नए रिलेटेड होगा बैक वाले। एक्टिविटी को क्या करना है। हर टॉपिक के अंदर उसकी कोशिश होगी कि वो स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करे, बेहतर से बेहतर एक स्टेबल सर्किट बनाए, ठीक है। अनडिज़ायर जो चेंजेस हैं वो कम से कम हों, और वो हम थ्रू न्यूमेरिकल एग्जांपल्स वैल्यूज हम जज कर लेंगे कि इसके क्लेम्स जो इसने किए हैं वो ठीक है। फिर एक और चीज़ होती है कि बुक को अगर पढ़ा जाए, जो कि मैं स्टार्ट में कहा था, फिर शायद सेशन एंड हो गया, पता नहीं, यहाँ वाली क्लास में भी कहा था कि बुक लानी है, इस तरह की कोई मुहिम चलाई थी मैंने शायद, यस सर। पता नहीं थर्मो में चलाई होगी उसने। अच्छा, हार्ड फॉर्म सो देगा। हाँ जी जी, वो मैं कोई भी कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा उसमें सेम ही पैटर्न होता है। अब अगर लेट से आप इसको पढ़ रहे हैं घर में, आपने ये एक पैराग्राफ ये पढ़ा, ठीक है। अब जिस बंदे को थोड़ी सी भी सेंस है स्टेबिलिटी के, उसने कुछ पॉइंट्स पढ़े और फिर देखें उसने बड़े एक तरीके से आपको बताया कि मैं इसको अगले न्यूमेरिकल सेक्शन में ये आपको चीज़ बता भी दूंगा, प्रूव भी कर दूंगा। फिर उसने कहा कि अभी हम एनालिसिस कर लेते हैं, पहले हम बेस एमिटर लूप लगा लेते हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में लगाया था। फिर उसने कहा कि फिर हम, उसने जो है वो कलेक्टर मीटर लूप को इन्वेस्टिगेट करा, उसने कहा फिर हम वो लगा लेते हैं, ठीक है, जो कि लास्ट टाइम भी हमने ऐसा किया, ठीक है। सो एक पूरे एक पैटर्न से आपको चीज़ खुद से बताता है, और फिर जब इसको भी हम देखेंगे जब न्यूमेरिकल करेगा तो वहाँ पे आपको खुद से बता रहा होगा कि ये चीज़ चेक करें, ये वैल्यू थी और इतना रिजल्ट आया और इतना वो स्टेबल था, इतना ये स्टेबल है। सो ये चीज़ें आपको स्लाइड्स के अंदर, या ये चीज़ें आपको ऊपर ऊपर से या न्यूमेरिकल को याद करने से नहीं मिलती, ये थोड़ा पढ़ने से मिलती हैं। सो अगर मैं इसका DC इक्विवेलेंट मॉडल बना दूं, सो किस तरह से होगा कि मैं इसको VCC RB के थ्रू होते हुए IB के थ्रू होते हुए यूँ आ जाऊँ, ठीक है। एक इसका ये पैटर्न हो जाएगा, दैट विल बी
ओपन, डीसी एनालिसिस के लिए ये भी ओपन हो जाएगा, इसकी मैं लास्ट टाइम आपको वजह भी बताई थी। और जब आप सेकंड लूप लगाएंगे तो वो कलेक्टर की रेजिस्टेंस से होता हुआ वीसी से होता हुआ आ रही, ठीक है। सो ये दो लूप्स हैं। अब ये सबसे पहले बेस एमिटर लूप है हमारे पास। अब बेस और एमिटर का जो लूप है, ये जो हाफ पोर्शन है, पहले उसने वीसीसी को दोनों साइड्स पे लगा दिया, तो आरबी से होते हुए आरई के थ्रू आएंगे हम लोग, और वीसीसी, आरबी और वीबीई और आरई, ये एक लूप लग गया। इसमें आप केवीएल लगा देंगे। सो ये पिछले लेक्चर में प्रॉपर मैंने आपको लिख के बकायदा लूप लगा के एरोटिंग द नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन वगैरह सारा कुछ बताया था। सो इसके अंदर वीसीसी है, आरबी है, वीबीई है, आरई है, ठीक है। सो ये आप लूप लगा लेंगे। और फिर वो कह रहा है कि रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर आई इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 आई बी। सो इससे फेमिलियर हैं, ये फील हो रहा है। आई का फॉर्मूला होता है आई सी प्लस आई बी। आई का क्या फॉर्मूला होता है जी? आई सी प्लस आई बी। आई बी, ठीक है। तो हाँ जी, तो आई सी क्या होता है? बीटा टाइम्स आई बी। आई सी क्या होता है जी? यस सर, बीटा टाइम्स आई मेरा बी, नाम आई बी। IB ठीक है। तो इसमें आप आई बी कॉमन ले लेंगे और ये आपके पास आ गया। ओके जी, ठीक है जी, हमने रिकॉल कर लिया और हमने उसकी बात को समझ लिया। सो आप प्लग इन कर देंगे। आई ई की जगह आपने बीटा प्लस 1 आई बी इसको प्लग इन कर दिए, और आप फर्दर रीअरेंज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और आपने आई बी जो है उसका एक रिज़ल्ट निकाला है कि वी सी सी माइनस वी बी, और ये सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट की हैं। अब इसमें जो मुझे चीज़ फील होती कि ये उसने आपसे चीज़ क्यों करवाई है ये वाली, क्योंकि इसमें दो करंट्स हैं, एक आई ई और एक आई बी, ठीक है। बी। सो वो किस में इंटरेस्टेड है? सिर्फ आई बी में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो लिहाजा उसने जो आई ई है उसको भी किस फॉर्म में चेंज किया हुआ था? आई बी में आई ई करवा में। लिया था। आई बी में, आई ई को किस में ले गया? आई बी में, ताकि करंट एक ही उसको नजर आए, ठीक है। करंट क्या हो? एक ही नजर आए। एक ही रहे। हाँ जी। सो ताकि उसको एट द एंड ये चीज़ें आसान हो, ठीक है। तो ये एक पर्पज़ होता है कि क्यों आप कोई काम कर रहे हैं। अक्सर जब आपसे कोई चीज़ सपोज आप करते हैं या कोई चीज़ प्लग इन करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। सो खैर ये एक रीज़न है, इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है कि फ़लाँ जब लूप लगेगा तो उसमें एक आगे चीज़ भी वहाँ पे लगानी है। तो ये ऐसी चीज़ है। आई को आप इन द फॉर्म ऑफ आई बी ले। अब इसमें इस आई बी में और फिक्स्ड बाइस के आई बी में एक फ़र्क है, जो कि उसने नीचे लिखा भी हुआ है, मैं उसको हाईलाइट भी किया हुआ। उसने लिखा हुआ है कि जो पुराना आपके पास था सर्किट, उसके अंदर मैं क्रॉस लगवा रहा हूँ, फिक्स्ड बाइस के अंदर ये कंपोनेंट नहीं था। यस सर। 4.17 के ऊपर क्रॉस एक चीज़ के ऊपर मैंने लगाया, डिनोमिनेटर के अंदर ये पैरामीटर नहीं था। जी, फा करते हैं, यस सर। उसके अंदर ये चीज़ नहीं थी, और ऑब्वियसली ये चीज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़र्क डालेगी, और वो क्या फ़र्क डालेगी वो ज़रा ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। So note that the only difference between this equation for IB and that obtained for the fixed bias configuration is the term beta plus 1 RE, ठीक है। तो ये एक पिछली कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में एक फ़र्क है हमारे पास, क्योंकि उसमें RE था ही नहीं, समझ रहे हैं? यस उसका सर। ड्रॉप उसमें था ही नहीं, रजिस्टर था ही नहीं। सो ज़ीरो वाली टर्म ने एडिशन के अंदर क्या इफेक्ट डालना? कुछ भी नहीं डालना। सो उसने लिखा हुआ है कि देयर इज एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन 4.17। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू स्केच अ सीरीज नेटवर्क दैट वुड रिजल्ट इन द सेम इक्वेशन। अच्छा, इसके अंदर उसने आपको कहा है कि अगर आप ये जो इक्वेशन है उसकी बेस के ऊपर स्केचिंग करना चाहें, अब ये स्केचिंग पे जाने से पहले ये इक्वेशन निकली किधर से थी? इधर से ही आई थी ये चीज़। यस सर। स्केचिंग में जाने से पहले हमारे पास
अभी हम फ्यूचर की चीज़ नहीं शुरू करते, पास्ट की चीज़ देख लेते हैं। सो मैं वैसे भी अक्सर आपसे बात करता था कि ये लेट्स से जी सप्लाई है, ठीक है। तो एट द मोमेंट डेसिपेशन कहाँ पे हो रही है, यहाँ ये मेरे पास डेसिपेशन हो रही है, यहाँ पे डेसिपेशन हो रही है, और इधर ऐसे ही जो आपके पास यस सर। सप्लाई थी वो 3 जगहों पे जाके लग रही है, ठीक। सो ये मैं कह सकता हूँ कि सप्लाई इज इक्वल टू डेसिपेशन, ऐसे भी मैं कह सकता हूँ, या सप्लाई प्लस डेसिपेशन इज इक्वल टू 0 केवीएल, या ये भी चीज़ें ठीक है। यस जब मैं सर। करंट की बात करूँगा Yes, तो sir. करंट क्या होता है, ओम लॉ, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, ठीक है। सो अब अगर आप आई बी को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी अगर आप बात करते हैं, सपोज पहले सारों को क्लियर कर देते हैं, ओम लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आप आई बी की बात करते हैं तो आई बी आपके पास क्या था, हाई वोल्टेज माइनस लो माइनस वोल्टेज। लोअर लो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि, ठीक है यस जी, सर। और डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंसेस, यही ओम लॉ होता है, I is equal यस to V सर। over R। तो हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंसेस इसमें क्या क्या आ रही है, एक तो आर बी आ रही है, और एक आपने देखा कि बीटा प्लस 1 आर ई आ रहा था जब आप पूरा उसको ऑब्वियसली सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें डायरेक्टली नहीं मिल रही होती, इनडायरेक्ट वे में। सो आपसे ये कह रहा है कि ये आपके पास इक्वेशन आ गई, तो कहता है आप एक 1 स्टेप हेड आप इसे स्केचिंग कर दें, शायद अभी वर्ड आपको डिफरेंट लग रहा हो, वो कहता है इससे मैं अगर ये बना दूं, वो भी मैं देखता हूँ मुझे वो चीज़ ठीक लगेगी कि वीसीसी जो है, ठीक है, ये मैंने उस तर्ज पे बनाने की कोशिश की ये चीज़, और ये आपके पास आर बी, ये आपके पास वी बी ई, और ये उसने एक कंपोनेंट बीच में बना दिया ऑन द बेस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक होगी बात। सो ये कुछ यस सर। ऑब्वियसली इससे कुछ कहना चाह रहा, ये इसको भी अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस कुछ चीज़ें वो आपको बताने के लिए और कुछ इस तरह की काम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इवेंचुअली उसका जो पर्पज़ है उसने उधर चीज़ें रिलेट करनी है आपसे, ठीक है। सो आपके पास आर ई क्या है, आर ई जो है, जो रेजिस्टेंस इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द इनपुट बेस सर्किट बाय अ फैक्टर ऑफ बीटा प्लस 1, ठीक है। सो आर ई के साथ क्या आ रहा है, बीटा प्लस 1 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और बिकॉज बीटा इज टिपिकली 50 और मोर, हमें पता है कि बीटा की जो रेंज होती है वो 50 से लेके ऑलमोस्ट 250 तक, ठीक है, डिपेंड्स के मैन्युफैक्चरर ने शीट के ऊपर क्या मेंशन किया और क्या उसकी रेंज है। सो एक अब ये आपसे क्यों कह रहा है, okay। अब ऑब्वियसली जब 50 टाइम्स कोई चीज़ किसी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगी तो एक बड़ी वैल्यू आपको मिलती है, ठीक है। सो ये जो रेजिस्टेंस है उसको इन जनरल उसने कह दिया है कि बीटा प्लस 1 आर ई को वो ये कह रहा है कि ये इनपुट जो आपका सर्किट है, जो बेस मीटर आपकी साइड है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको उसने जस्ट एक आर आई का नाम दे दिया, ठीक है, जस्ट एक यस आप सर। चीज़ को बताने के लिए कि ये रेजिस्टेंस, ये फैक्टर बीच में है, ये ड्रॉप बीच में है। सो अब ये 4.17 का भी आपको यूजिंग ओम लॉ, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। ये जो ओम लॉ के अकॉर्डिंगली मैं आपको आई इज इक्वल टू वी ओवर आर बता रहा था और समझा रहा था, वो उसने इस पैराग्राफ में मेंशन किए कॉन्सेप्ट्स के किस तरह इज इक्वल टू वी। सो हमें इन शॉर्ट ये है कि अगर हमें सर्किट को रीअरेंज करके बीटा प्लस 1 आर ही लिखना पड़े तो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं चाहिए। फिर हम कलेक्टर मीटर लूप की बात कर लेते हैं। अब जो कलेक्टर और मीटर लूप है उसको उसने लगा दिए, ठीक है। अब जब आप कलेक्टर मीटर लूप लगा रहे होंगे तो अगेन मेमोराइज थिंग के उसके अंदर भी आपके पास आर ई ने इन्वॉल्व होना है। वो किस तरह से, यस सर। अगर मैं सर्किट को देखूं, ठीक है, तो इस रास्ते में आपके पास क्या आ रहा होगा, वी सी सी, आर सी, वी सी ई और आर ई, ठीक है। सो कुछ चीज़ें जो है मेरे पास
इस टाइप की भी आ रही है। सो अगेन बिल्कुल आसान सी चीज़ों में कि आपने KVL इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ चलेगी, सिर्फ एक स्मार्ट से किस्म का KVL और पूरा चैप्टर आपके फिंगर टिप्स के, कोई लंबी चौड़ी इस पे बहस नहीं, कोई कुछ नहीं। सो जी ये आपने चीज़ें करने की कोशिश की। अब यहाँ पे भी एक बिल्कुल आसान सी चीज़, एक छोटा सा उसने काम किया हुआ कि इसके अंदर दो करंट्स आ रहे हैं, IE और IC। तो जब आप कलेक्टर वाला लूप लगाते हैं आप IC में इंटरेस्टेड थे, जब आपने इनपुट साइड का लूप लगाया हुआ था वहाँ पर IB में इंटरेस्टेड थे। तो यहाँ पर जो करंट आपको नहीं चाहिए वो IE है या IC है। कलेक्टर लूप लगा हुआ है, तो कलेक्टर सर लूप के अंदर कौन सा करंट, IE आई जो है उसकी आपकी IE कोशिश होगी कि हाँ जी मैं ऐसा काम कर लूँ कि IE किस में रिफ्लेक्ट होने लग जाए, IC में, ताकि मैं उसको कॉमन ले लूँ या साइड पे कर लूँ। सो IE को आपने IC, सो अगेन उसी तरह आपने इस चीज़ों को सेटिंग कर ली, क्योंकि जब आप कलेक्टर मीटर लूप में थे तो आप VCE एक्स एक्सिस पे जो वोल्टेजेस होते हैं उसमें इंटरेस्टेड, ठीक है जी। IB आपने पहले निकाला हुआ, तो बीटा टाइम्स जब IB करेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब ये वही पुरानी चीज़ें हैं कि VE क्या होता है जी, IER, ये आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको अभी टिक लगाया हुआ है। ये आज के लेक्चर का ऑलमोस्ट पहला क्वेश्चन था कि VE क्या होगा, 0 होगा नहीं होगा, ये जब हम बहस कर रहे थे, ठीक है जी। यस सर VC क्या होता है, किसी तारफ, VC क्या होता है जी, किसी तारफ की मोहताज नहीं, VC माइनस VE, ठीक है। और इसमें पर्टिकुलरली VC क्या होगा, हाई वोल्टेज VC के लिए भी कोई मुश्किलात नहीं, समझ लगी बात, यस सर यस सर। ठीक है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं, मैं थोड़ा थोड़ा पॉज लेके इसको बताता जाऊँगा और ठीक होगा जी। मेरे पास VC, एक तो ये आपके पास अंदाज है, ठीक है। दूसरा VC का एक और पैरामीटर भी हो सकता है, सप्लाई माइनस ड्रॉप जो कलेक्टर तक आया, ठीक है जी। सो ये यस सर तरीक़ाकार भी हो सकता है। अब इसमें क्या लॉजिक होती है, देखिए अगर हम सपोज, ये एक और एंगल है, ये एक मेरा अपना अंदाजा चीज़ को एक्सप्लेन करने का। सपोज 10 की सप्लाई थी, 10 की सप्लाई, यहाँ पर कुछ ड्रॉप हुआ, सपोज 2 वोल्टेज, पीछे यहाँ पर कितना बन जाएगा, रास्ते पे जाते जाते 8 बज जाएगा, यस सर ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है कि अगर आपको VC देखना है तो सप्लाई माइनस डेसिपेशन, तो कितना बच गया, 8। यस यस सर किसी को ये, अगर किसी को लेट्स से ये हो कि सर ने आधा लूप लगाया, तो अगर आप मुकम्मल लूप लगाएं तो आपको ठीक चीज़ें नज़र आएंगी। फिर लेट्स से, ये तो मेरी बहस यहाँ पे 8 तक ख़त्म होगी, मुझे 80 लेट्स से कैलकुलेट करना था, लेकिन अगर मैं दूर तक पूरा लूप लगाता हूँ, सारी चीज़ों को एक बड़े लेवल के ऊपर एनालाइज करता हूँ, सपोज हो सकता है कि VC के क्रॉस मेरे पास ड्रॉप आ रहा हो 2, सपोज कर रहा हूँ, क्योंकि साफ ज़रा मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ठीक है जी। सो 10 था, 2 इधर ड्रॉप हो गया, 2 इधर हो गया, 4 पीछे बचा, 6, 6 किसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा जी, RE के क्रॉस, ठीक है। तो अब आप देखें सप्लाई इज इक्वल टू डेसिपेशन आपके पास बन जाएगा, ठीक है, या सप्लाई माइनस डेसिपेशन इज इक्वल टू 0, ये दोनों KVL हैं, समझ लग रही है ना बात, यस सर है जी। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर रहते हुए हम चीज़ों को बड़ी आसानी से एनालाइज कर सकते हैं जी, क्या चीज़ें चल रही। अब ये समझाने के लिए मैंने किया है कि 10 माइनस 2, ये ना मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और उसके ऊपर किसी ने लिखा हो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, समझ लगी ना बात। सो ये एक डिफरेंट चीज़ है, मतलब कॉन्सेप्ट देने की। इसी तरह हमारे पास है जी VBE, सॉरी VB, ठीक है। सो VB के लिए भी सेम उसने किया हुआ है कि अगर आप इनपुट साइड से चलते हैं, अगर आप इनपुट साइड से चलते हैं तो आपके रास्ते में क्या आता है, RB आता है, यस सर ठीक है। और उसके ऊपर टॉप पे सप्लाई क्या होती है जी, VCC, ऐसे ही VCC, ठीक है। और फिर बाकी सर्किट शुरू हो जाता है, उस बहस में भी हम नहीं जा रहे। सो वो भी बात ठीक है कि सप्लाई माइनस डेसिपेशन, ये इनपुट लूप की बात हो रही,
यस तो सर। मुझे बताएं कि वीबी क्या होता है, वीबी जिसको हाईलाइट किया हो। सर बेस एमीटर वोल्टेज। बेस मीटर सर। इसको तो वीबी का फॉर्मूला एक बिल्कुल शॉर्ट सा फॉर्मूला क्या होगा इसके सब्सक्रिप्ट के अकॉर्डिंगली, वी बी ई का, ये इस चीज़। सर ये बेस मीटर है। हाँ ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? जैसे आप हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस जब लेते हैं तो दो पॉइंट्स के दरमियान में जो वोल्टेज का फर्क होता है, तो उस सेंस में इसको लिखवाएं ज़रा, वीबी को क्या लिखूं? सर वी माइनस वी माइनस वी। बिल्कुल ठीक है। तो ये अब आपसे क्वेश्चन क्यों पूछा है? ताकि आपको वीबी याद ना करना पड़े। वीबी को मैंने हाईलाइट कर दिया, तो वीबी क्या होता है? वीबी माइनस वीई। तो ये इक्वेशन उससे नहीं आई हुई क्या? कल देखिए ना, यस सर। इक्वेशन देखिए क्या लिखी उसने। यस सर। वीबी इज वीबी इक्वल टू क्या वी। होता है जी? हाँ जी, वीबी होता है जी वीबी माइनस वीई। तो ये इक्वेशन जाहिर करी। यस सर। अच्छा, अब यस दो सर। तीन चीज़ें अगर किसी ने ठीक मार्क्स लेने हैं तो बड़े इसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं, फुल फ्लैज किस्म के। थर्ड चैप्टर को एक तरीके के साथ रखी होती हैं स्कोर। जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी तक आप ठीक नहीं होना चाह रहे कि आपके पास मैं पोलैरिटी अगर चेंज करूं, बेस मीटर कलेक्टर किसी को फॉरवर्ड करूं, किसी को रिवर्स करूं, ये तरीका कार है। उसके बेस पे मेरे पास क्या होगा, कभी मैं एक्टिव रीजन में होगा, कभी मैं सैचुरेशन में, कभी मैं कट ऑफ में। तो एक तो ये चीज़ों का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कब कब आप किधर किधर जा रहे हैं। दूसरी चीज़ फिर है कि अगर मैं बेस को कॉमन कर दूं, मीटर को कॉमन कर दूं या कलेक्टर को कॉमन कर दूं, तो ये जो तीन टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये क्या चीज़ है। और तीन आपके पास रीजन है, एक्टिव, कट ऑफ, सैचुरेशन, ये कब कब क्या क्या होते हैं, ये करके फिर अब जब फोर्थ चैप्टर में आते हैं तो सबसे पहले हमें स्टेबिलिटी का पता कि स्टेबिलिटी क्या होती है। फिर हमें ऑपरेटिंग पॉइंट का पता कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी और ऑपरेटिंग पॉइंट आपस में इंटरलिंक्ड। फिर आप आ जाएं फिक्स्ड बाइस के ऊपर, मीटर बाइस के ऊपर, किसी भी बाइस के ऊपर। अब आपको कोई भी बाइसिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सी बाइसिंग है, रटने की ज़रूरत नहीं है, परेशान। सिंपल केवीएल लगाएं, जो जो रास्ते में चीज़ें आ रही हैं उनको लिखें, मेंशन करें। कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ये इक्वेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बीच में एक पॉइंट पकड़ता हूँ और आपसे खुद ही उसका जवाब निकलवा लेता हूँ। तो ये एक तरीका है इसको करने का। तो आप इसमें 100% मार्क्स ले सकते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन के अंदर, यस सर। 100% मार्क्स। तो अगर अगर आप जिस एंगल से मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, अगर आप उस एंगल पे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स में कमजोरी, आप रिवीजन स्टार्ट करें। आप अपने तरीके से रट्टा ना लगाएं, आप अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश ना करें। जिस तरह मैं बिल्कुल आसानी से आपके अंदर से खुद ही आंसर निकाल लेता हूँ, आप अपने आप को ऐसा डेवलप करें। इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आपको पता, थर्मो मैंने आपको पढ़ाई थी, उसके बारे में एक टफ कोर्स है, एक बड़े डिफरेंट किस्म के रिमार्क्स हैं, लेकिन जिस तरह हल्की आंच पे हमने उसको किया है, वो एक कंपैरेटिवली दैट वाज एन इजी कोर्स। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे होते तो फिर आपको पता चलता कि वो कोर्स क्या है, ठीक है। लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली टीचर का अंदाज ही होना चाहिए कि उसको चीज़ों का पता हो कि कहाँ पे पिच को लो करना है, कहाँ पे चीज़ को उठाना है, क्या करना है। सो ये आप इस एंगल से अगर करेंगे तो आप इस पे बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्वियसली गेन कर सकते हैं। तो जब हम चीज़ को चेक कर रहे थे तो हमें खुशी होती है कि स्टूडेंट की अपनी मेहनत हो, ठीक है, अपनी मेहनत से आप समझ रहे हैं, अपनी उसकी एफर्ट और उसको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। हमें उस पर कोई खुशी नहीं होती कि ऑब्वियसली बंदे को दुख होता है जब वो देखता है और बुरे मार्क्स किसी के होते हैं उसके स्टूडेंट के, या कोई चीज़ पता। अभी भी आप पार्टिसिपेशन में देख लें, 33 की स्ट्रेंथ है और 2-3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंटरनली तौर पे मुझे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन साफ ज़ाहिर है वो एक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसने कहा कि मैं बड़ा बंधा और लिपटा हुआ बोल रहा हूँ, यानी कि मैं बड़ा लिमिटेशंस के अंदर। सो हम बड़ी वो एक लिमिटेशंस के अंदर अपना इजहार कर रहे होते हैं। अदरवाइज कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं है, ख़ास करके जैसे आप पार्टिसिपेशन में सेट कर रहे होते हैं। सो जी अभी हमारे पास एक न्यूमेरिकल भी आ गया, इसको आसानी से देख लेते हैं। अब ये देखें जी, आपको देखा देखा लग रहा है नेटवर्क?
यस सर। ये Yes, किस sir. टाइप का Yes, टच दे रहा sir. आपको? सर अभी अभी जो किया हमने। अच्छा, वो कह रहे हैं जी अभी अभी किया है लेकिन उसका नाम नहीं आता। हाँ जी। तो अब देखें ना, उसने कैप्शन में एक वर्ड ऐड कर दिया, मीटर स्टेबलाइज्ड बाय सर्किट। ये तो चलें, जब पता चलेगा कुछ इस बात पे पहुंचेंगे तो पता लगेगा कि ये दावे किस तरह के कर रहे हैं। सो प्यारे भाई ये वही सर्किट है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब ये जितनी चीज़ें उसने लिखी हुई हैं, आई बी इनपुट लूप लगाना, आई बी आ जाना, आई सी बीटा टाइम्स आई बी, वी सी आउटपुट लूप लगाना कलेक्टर मीटर वाला, उसने आ जाना। फिर वी सी है मेरे पास, ये वी सी ई की इक्वेशन से बाहर आ जाना। वी सी क्या होता है? वी सी माइनस वी ई, या दूसरे लफ्ज़ों में वी सी क्या होगा? वी सी सी माइनस आई सी आर सी, ये भी अंदाज़ा। इसी तरह वी मेरे पास आ जाएगा आई ई आर ई, फिर वी बी आ जाएगा वी बी ई से। अभी जिस पे लास्ट में बहस जारी थी और मैंने थोड़ा सा आपको समरी बताई सारे चैप्टर्स की। फिर वी बी सी है कि वी बी माइनस वी सी करो। ये पिछले लेक्चर में एक एंड पे हमने क्वेश्चन, एक डिस्कशन हमारी स्टार्ट हो गई थी, नेगेटिव आंसर आ गया था और इसके ऊपर हमारी बड़ी लंबी बहस चली थी कि वो रिवर्स बाइसिंग में, और वहाँ से पता भी चल रहा था। और पिछले लेक्चर के एंड पे हमने, तो भैया बिल्कुल आराम सुकून से आप Yes. काम कर लें। आप आई बी का लूप लगा लिया, जैसे अभी थ्योरी में आपको बताया, पूरा लूप चलाया, वी सी सी माइनस वी बी आर बी बीटा प्लस वन आर ई, ये आ गया आई सी बीटा टाइम्स आई बी। ये उसने सर्किट के साथ लिखा भी, एम्पलीफिकेशन फैक्टर जब आप लैब में भी करते हैं तो आप इसको मेंशन करेंगे साथ में। अगर सॉफ्टवेयर के ऊपर अभी सर वो आप हमेशा यही कहते हैं कि हम पीछे हैं, तो चलो वी सी ई आपके पास आ गया, लूप लगाया, कौन सा लूप? कलेक्टर मीटर वाला, जैसे अभी थ्योरी में बताया। वी सी, ये जो आपको 10-2 वाली एग्जांपल अभी बताई थी 8 वोल्ट वाली, ठीक है, अभी सर्किट के ऊपर मैं बता रहा था। Yes, sir. इसी तरह वी ई से कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये वी ई निकला कहाँ से? ये इसके ऊपर मैं 2 दायरे लगा रहा हूँ। वी सी को ज़हन में लाएं ज़रा जी, वी सी क्या होता है? VC minus VE. VC minus VE. हाँ ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, सीधी सीधी चीज़ें। वी ई क्या होता है जी? किसी तारफ़ का मुताज नहीं। आज का पहला क्वेश्चन आई आर ई, ठीक है, और आई उसने कहा जी अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू वो है, तो वो भी बात ठीक है। इसी तरह वी बी के लिए भी वी बी किसी तरफ की मोहताज नहीं। वी बी क्या होता है जी? वी बी ई, VB minus VE. ठीक होगा जी, फार्मूला बन गया। और वी बी कितना होता है जी? 0.7 होता है एम्पलीफिकेशन के लिए, क्योंकि आप वी बी को फॉरवर्ड बाइस कर रहे होते हैं बेस एमीटर को, कलेक्टर बेस को आपने रिवर्स किया होता है, कोई इशू वाली बात है। जब सब कुछ आ गया तो वी बी सी क्या होगा जी? वी बी माइनस वी सी, VC. ठीक है। आज भी ये नेगेटिव है, रिवर्स बाइस को शो कर रहा है, क्योंकि आपने एक फॉरवर्ड रखना होता है, एक रिवर्स रखना होता है फॉर द सेक ऑफ एम्पलीफिकेशन। तो आप देखें तो पता भी नहीं लगा, तो पूरा चैप्टर निकल जाएगा इस तरह, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो आपको अब कुछ इम्प्रूव है, उसने कहा द एडिशन ऑफ द मीटर resistor to the DC bias of the BJT provides improved stability. That is, the DC bias currents and voltages remain closer to where they were set by the circuits when outside conditions. ठीक है, such as temperature, transistor beta change. Although the numerical is provided in the section 4.12, some comparison of the improvements can be obtained as demonstrated by example 4.5. अब आपको एग्जाम्पल 4.5 के अंदर उसने कंपैरिजन किया। अच्छा, अब जब कंपैरिजन का लफ्ज़ आएगा तो इसको गौर से ज़रा देखना क्या करेगा। दोनों टॉपिक्स के न्यूमेरिकल को अलग-अलग सॉल्व करेगा। कंपैरिजन किस तरह होगा प्यारे भाई? दोनों टॉपिक्स के न्यूमेरिकल को अलग-अलग सॉल्व करके उनकी वैल्यू को कंपेयर करेगा, ठीक होगा। तो अब ये आपने ये चीज़ बतानी है, क्या हमने सॉल्व करना सीख लिया? 2 टॉपिक पढ़े ना, एक आज पढ़ा है, कल पढ़ा है, यानी कि पिछले लेक्चर में, तो हम सॉल्व तो कर सकते हैं ना अभी Yes, जैसे sir. सॉल्व, ठीक है। सो जब सॉल्व करके हमारे सामने आंसर आएंगे तो उनका कंपैरिजन अब करके उसमें हमने कुछ चीज़ें देखनी है। कहता है रिपीट अ टेबल एंड कंपेयर द बायस वोल्टेज एंड करंट्स ऑफ द सर्किट्स ऑफ द फिगर 4.7 एंड फिगर 4.23 फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू 50 एंड फॉर अ न्यू वैल्यू ऑफ बीटा। एक बीटा 50 के ऊपर आपने एनालिसिस करना है और एक बीटा 100 के ऊपर आपने करना है,
ठीक है जी। और अब उसमें काम आपने क्या करना है, फिगर्स उसने दो आपको बताई 4.7 और 4.23, तो चूँकि अगर आप इससे नहीं फेमिलियर, फिगर के कैप्शन ज़हन में रखने हैं 4.7 और 4.23, वो ऑब्वियसली आपने मुझे बताना दैट इज़ 4.23, ठीक है। सो इसको यस आप सर। देखें, और ये 4.23 किसकी है, ये अमीटर बाइस्ड है, इसमें अमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। और दूसरा आपके पास है जी फिगर 4.7, ये शायद 4.17 कहना चाह रहा था उसने बाय मिस्टेक, लेकिन लेट्स सी, हम वापस जाते हैं हमारे पास पिछले टॉपिक की तरफ जिसका आपसे कंपेरिजन करूँ। यस सर 1/7 ही है। ठीक है, तो उसने फिगर 4.17 कहनी थी, तो वहाँ से बाय मिस्टेक 4.7 लिखा हुआ। तो प्यारे भाई, फिक्स्ड बाइस, मैं एक चीज़ रिपीट करने लगा, फिक्स्ड बाइस और अमीटर बाइस, जो मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए हैं आज और पिछले लेक्चर के अंदर, उन दोनों को सॉल्व करके कंपैरिजन करेगा। तो आप क्या सॉल्व करने के काबिल हैं? कंपैरिजन तो अभी ऑब्वियसली अभी यस करना सर। बाकी है, क्या क्या, ठीक है। तो अब उस सर्किट में हम आ जाते हैं, उसकी न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। सो वो कहता है जी मैंने सॉल्व करना है। अच्छा जी, सॉल्व, सपोज मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, सपोज वो आपसे कहता है कि यार बीटा 50 है, और एक दफ़ा फिक्स्ड बाइस के लिए मुझे सारी वैल्यू निकाल दो, और एक दफ़ा मीटर बाइस के लिए, तो हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? सपोज आपको दो क्वेश्चन यस आए सर। हैं जी, एक मैंने दे दिया फिक्स्ड बाइस के ऊपर बीटा 50 है, और फिक्स्ड बाइस का सर्किट आपने पूरा मुझे सॉल्व करके दे दिया। अगला मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया जी, सपोज बीटा इज इक्वल टू 50 है और अब मीटर बाइस का सर्किट, ठीक है। सो आपके पास एक चीज़, अब अगली दफ़ा सपोज मैंने क्विज में ये दे दिया, मैं फाइनल लेट से लेता हूँ, मैं उसमें कह देता हूँ बीटा इज इक्वल टू 100 सपोज, ठीक है जी, या मैं आपसे कोई असाइनमेंट लेता हूँ, अब बीटा 100 पे आप सॉल्व कर लेंगे और बीटा 50 के ऊपर सॉल्व कर लेंगे। अब कंपैरिजन किधर जा रहे हैं उस पर आ जाते हैं। क्या आपने इफेक्ट ऑफ बीटा वेरिएशन ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द फिक्स्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर 4 पॉइंट, अभी भी 7 लिख रहा है 4.17, ठीक है, फिक्स्ड बाइस हमें आइडिया हो रहा है। यस सर। सो आपने पहले भी क्या काम किया, अब इसमें सब ने इसको गौर से ज़रा देखना है, इसमें मुझे कोशिश करनी कि मेरी एनर्जी थोड़ी सेव हो। बीटा 50 था, आपने आई भी कैलकुलेट कर लिया लूप लगा के, बेस मीटर यस लूप सर। से केवीएल के थ्रू, आपने आई सी कैलकुलेट कर लिया बीटा टाइम्स आई बी करके, यस सर। ठीक। आपने वी सी ई कलेक्टर मीटर वाला लूप लगा के आपने वी सी कैलकुलेट कर लिया। फिर आपने क्या यस काम सर। किया, फिर आपने कहा कि अब बीटा 100 है, तो जो आई बी आया था 100 के साथ आप आई सी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, बीटा टाइम्स आई बी, तो अब आपके पास आई सी भी बढ़ गया, ठीक है। फिर इसी तरह आप वी सी ई कैलकुलेट करेंगे, उसका आपके पास आंसर आ रहा है 1.64, ठीक है। तो ये फिक्स्ड बाइस सर्किट के ऊपर आपने दो एनालिसिस किए हैं, एक दफ़ा बीटा 100 रखा है और एक दफ़ा बीटा 50 है। अब ये चीज़ जाहिर करती है वेरिएशन को, किस चीज़ को जाहिर करती है? वेरिएशन को। वेरिएशन को, आपने वेरिएशन खुद से लेके आए हैं। और स्टेबिलिटी क्या कहती है कि अगर आप वेरिएशन लाओ लेकिन कंपोनेंट्स में कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ रहा, वो भी ज़रा देखते हैं क्या उसके कहने का मुराद इस तरह की चीज़, क्योंकि अभी इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये क्या कह रहा है, कहते हैं द बीजेटी कलेक्टर करंट इज सीन टू चेंज बाय 100% ड्यू टू 100% चेंज इन द वैल्यू ऑफ बीटा। आप मुझे बताएं कि एक दफ़ा बीटा आपने 50 रखा है, एक दफ़ा आपने बीटा 100 रखा है, तो आपने ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ही बीटा को आप कर दिया ना, क्या ख्याल है? यस 50 था सर। तो उससे आपने डबल डबल कर दिया ना, 100 हो गया, क्या ख्याल? 50 था यस सर। तो आपने उसको 100 कर दिया। सो आपने बीटा को जब चेंज किया है 100%, तो कलेक्टर करंट देखें आईसी, क्या वो भी उसी तरह 100% ही नहीं चेंज हो गया, दुगना ही नहीं चेंज हो गया? आईसी को देखें, यस सर। 2.35 था तो अगली दफ़ा आपके पास 4.71 हो गया। इस पे मुझे सबके रिमार्क्स ज़रा चाहिए कि 2.35 दुगना हो गया 4.71 से। यस यस सर। सर।
Yes, sir. बात समझ आ रही कि 50 पे आंसर निकलता है 235 और 100 पे आंसर निकल रहा है 4.7। ठीक है, सो ये उसकी पहली चीज़ है। अब बताता हूँ कि इसको समझना किस तरह, यानी कि पहली लाइन हमें उसकी समझ आ रही। फिर वो कहता है द वैल्यू ऑफ आई बी इज सेम। आई बी अब देखें सेम ही है, क्योंकि आई बी के अंदर बीटा आता नहीं है ना, आई सी के अंदर बीटा आता है। बात समझे, आई बी के अंदर Yes. उसका यहाँ पर रोल नहीं है। ठीक है, उसका यहाँ पर रोल नहीं। सो वैल्यू ऑफ आई बी इज द सेम। वी सी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, VC डिक्रीज्ड बाय 76%। अब VC को देखें, पहले 6.83 थी तो अब 1.64 है, तो उसके अंदर कितने का डिक्रीमेंट आया, उसने कहा जी 76% का डिक्रीमेंट है। तो आप मुझे ये बताएं इसका मतलब क्या है, वो अभी मैं बाद में बताता हूँ आपको। ये जो लाइनें दो लिखी हुई हैं ये इंटरप्रेट करनी आ गई कि Yes, उसने कहा sir. है कि कलेक्टर हुई क्या चीज़ें। फ़र्क मैं भी बताता हूँ कि उसने करना क्या है, क्यों इस तरह के काम कर रहा है। पर्पज़ मैं क्लियर करता हूँ अभी तो चीज़ें। अब उसने कहा है कि यही आप काम करो। हेडिंग देखिए उसने क्या, इफेक्ट ऑफ बीटा वेरिएशन ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन। जो आज का टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर यही काम करो। बीटा 50 आई बी आपने निकाला, आई बी को आपने क्या किया, आई सी के लिए बीटा टाइम्स आई बी हुआ, बस आंसर आ गया। फिर आपने VCE का लूप लगाया। अब ये एक चीज़ ये निश्चिन करें, यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है। ये कॉन्फ़िगरेशन पिछले कॉन्फ़िगरेशन से टोटली डिफरेंट है। इसके अंदर अमिटर रजिस्टर शामिल है RE। आज के टॉपिक के अंदर कौन सी चीज़ शामिल है, RE। आंसर Yes, ऑब्वियसली sir. मुख्तलिफाइन। अब आपने बीटा 100 के लिए इसको सॉल्व किया तो IB। अच्छा मुझे बताएं कि उसके IB फिक्स थे, इसके IB क्यों डिफरेंट है। इसमें रजिस्टर जो आ गई है सर जी वो आ रही, उसकी वजह से इफेक्ट आ इसमें रहा था। RE रजिस्टर आ गई, इसमें बीटा प्लस 1 RE आता है इसके लूप के अंदर। जब आप सॉल्व करेंगे तो उसको देखिएगा, बीटा प्लस 1 RE आता है। सो अच्छा जी, IC आपने निकाला, वो आपके सामने आ गया। VC आपने लूप के थ्रू निकाला। अब यहाँ पर भी वो कुछ आपको बताएगा। वो कहता है जी, नाउ द BJT कलेक्टर करंट इंक्रीजेज बाय अबाउट 81% ड्यू टू द 100% इंक्रीज इन बीटा। अब मुझे यहाँ पर बड़े गौर से रुकने की ज़रूरत है। वो ये कह रहा है कि मैंने 100 गुना बीटा चेंज किया, यानी कि बीटा मैंने 50 से 100 किया या 100 से 50 किया, तो आपके पास 81% फ़र्क पड़ा है। यानी कि बीटा के चेंज होने से आईसी के ऊपर 81 फ़र्क पड़ रहा है। पिछली कॉन्फ़िगरेशन में कितना फ़र्क पड़ रहा था आईबी के चेंज होने से, सॉरी बीटा के चेंज 100%। होने से 100%। बीटा के चेंज होने से 100%। कितना फ़र्क पड़ रहा था, 100%। 2.35 था तो कितना आंसर आ रहा था, 4.71। तो स्टेबल कौन सा दोनों में हुआ, कम चेंजेस किस में आई, ये दोनों की सेकंड वाले में निस्बत। सर। फर्क इसमें भी बहुत है, फ़र्क उसमें बहुत है। ये अभी चीज़ें हमने डिस्कस, लेकिन कंपैरेटिवली इसका जो आईसी है वो उसकी निस्बत कम। यहाँ पे देख लें, ये 2.35 से 4.71 पे गया है, वो 2 से 3.63 पे गया। ये 86% का फ़र्क है, वो 100 का। तो हमें कम फ़र्क वाली चीज़ चाहिए होती है जो ज़्यादा स्टेबल हो। अब आपको समझ आ रही होगी कि क्यों उसने कहा था कि एक न्यूमेरिकल में आप जाके देखेंगे क्यों वो स्टेबिलिटी की बातें करता है। आगे देखते हैं, नोटिस दैट आई बी डिक्रीज्ड हेल्पिंग मेंटेन द वैल्यू ऑफ आई सी। अब ऑब्वियसली आई बी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आई, वो आई सी में कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट होनी है, ये वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। सो एट लीस्ट रिड्यूसिंग द ओवरऑल चेंज इन द आई सी ड्यू टू द चेंज इन द बीटा। और दूसरी चीज़ ये है कि द चेंज इन वी सी हैज़ ड्रॉप टू अबाउट 35%। अब ये देखें कि VCE के अंदर फ़र्क जो पड़ा है वो 35% फ़र्क पड़ा। यहाँ पर कितना पड़ रहा था, 76%। 76%। अब मुझे आप ये बताइए, अब आपको समझ आई है कि ये जस्ट अब आप ये आज के लेक्चर के आगाज़ वाली ये 3 लाइनें पढ़ें सारी। द DC बाइस नेटवर्क ऑफ फिगर 4.17 contains an emitter resistor to improve the stability level over that of the fixed bias configuration. क्या करेगा, the more stable a configuration the less its response will change
तो इसका रिस्पांस कम चेंज हुआ है, 100 की निस्बत 80s में चेंज हुआ, उसका 75 VC चेंज हुआ तो इसका 35 VC चेंज हुआ। So the less its response will change due to undesirable changes in टेम्परेचर और बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनके चेंज होने से क्या होता है, बीटा बदलता है। और अगर बीटा चेंज होता है तो आपने देखा है कि फिक्स्ड बाइस के अंदर ज़्यादा फर्क पड़ रहा था और यहाँ पे कम पड़ा है। और साथ में उसने कहा था द इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू अ न्यूमेरिकल एग्जांपल लेटर इन दिस सेक्शन, सो वी हैव डन इट। ठीक है जी, सो उसमें बड़ा क्लियरली आपको पता चल गया। अब जो भी टॉपिक आएगा सेम अंदाज होगा, जो भी टॉपिक होगा सेम मकसद होगा। ठीक है, कोई चीज़ कहीं नहीं जाने लगी, समझ लगी ना? सेम पर्पस, Yes, sir. सेम पैटर्न, सेम थिंकिंग, सब कुछ उसी तरह। ठीक, सो लिहाजा इस चैप्टर की हम जितनी भी चीज़ें करेंगे वो, अब एक चीज़ है कि अब ये लर्ड से जिस लेवल पे जाके आज हमने पढ़ा इसको, ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप अपनी ईमानदारी से बताओ, 2-3 दिन इसको अगर आप रिवीजन के प्रोसीजर से नहीं गुजरते तो आपको 2 दिन बाद इसका कुछ भी पता नहीं होगा, 4 दिन बाद या 1 वीक के बाद 0% पे आप होंगे। तो इतनी एफर्ट के साथ और इतनी सारी चीज़ों के साथ फ़ायदा कोई नहीं, समझ रहे ना बात? Yes, sir. ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको करते नहीं। अभी आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी ये चीज़ें, आप इसको 3 से 4 दिन ना पढ़े, आप 0 पे आएंगे तो सारी एनर्जी वो तो वेस्ट गई, समझ? तो कुछ चीज़ों को थोड़ा मेच्योर लेवल के ऊपर आगे ज़रा देखने की ज़रूरत है। कुछ फ़ायदा सारा आपका है लेकिन आप थोड़ा सा समझा करें, अब ज़रा मेरे लेवल पे आगे चीज़ों को सोचा करें कि यार ये कितनी एफर्ट के साथ हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ बेहतरी के लिए कि हमारे कॉन्सेप्ट्स इम्प्रूव। तो जब हम खुद से, एक फितरी बात है कि जब हम 2-4 दिन 5 दिन किसी चीज़ को छोड़ देते हैं वो फिर भूल जाती। सो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको लास्ट टाइम भी मैंने बड़ा क्लियर कट कहा था कि मैं आपकी पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करूँगा, और पार्टिसिपेशन जैसी आपने दी आपको पता ही, थोड़ा सा कोशिश किया करें चीज़ों को ज़रा इम्प्रूव की तरफ, जितना बेहतर होंगे ऑब्वियसली आपका फ़ायदा है ना। बाद में आपने मुझे कोई अपनी पे में से कोई सर्टन परसेंटेज तो नहीं ना देनी, ठीक है? और शुक्र Yes, है sir. मैंने लेनी भी नहीं है, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तो एक बंदे को खुशी एक होती है कि यार ओके ये एक तरह नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। सो मैं अब आपकी जगह पे ना तो एग्ज़ाम दे सकता हूँ, ना आपकी जगह पे मैं वसीम बन के या अब्दुल रहीम बन के या शाहजेब बन के कहीं जाके पेपर सॉल्व कर सकता हूँ, या आपकी जगह किसी टेस्ट में बैठ सकता हूँ। इवेंचुअली अपने आप को आपने खुद ही ज़ाहिर करना है। ठीक, सो उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आएगी, जो कि हर दफ़ा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अभी तक उम्मीद नहीं मैंने छोड़ी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था। मैं रिपोर्ट से आपकी अटेंडेंस जो है वो जनरेट कर लूँगा, ठीक है? बाकी Yes, मैं sir. प्रीवियस जितनी भी Yes, sir. अटेंडेंसेज हैं वो अपलोडेड हैं। जब मैं रिपोर्ट से अटेंडेंस जनरेट करने की बात करता हूँ तो वो मैं विद इन 1 और 2 डेज़ उसको जनरेट कर लेता होता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी पेंडिंग नहीं है, तो लिहाजा आप अपनी अटेंडेंस देखिए। मेरे पास 1-2 और कोर्सेज़ हैं, मैं अभी इसकी तो अभी ऑब्ज़र्व नहीं की, तो उनकी मैंने अटेंडेंस देखी है। उस पे बहुत सारे लोग 5 और 6 एब्सेंटीज़ के ऊपर हैं। तो आपके सामने आपका अटेंडेंस पोर्टल होता है और आप वहाँ पर जाते हैं तो परसेंटेज में अटेंडेंस भी होती है जो कि आपको एट द एंड ऑफ द डे 80% मेंटेन करनी है। तो जिन लोगों की 5-5, 6-6 एब्सेंटीज़ हैं वो इंतहाई रेड जोन में, उनके लिए किसी किस्म की फर्दर छुट्टी करने की कोई गुंजाइश दूर दूर तक बाकी नहीं। 5 और 6 छुट्टियों वाले जिनकी 5 और 6 एब्सेंटीज़ हैं वो चीज़ को बहुत सीरियस लें। सूनर और लेटर अगर वो कहीं और फर्दर छुट्टियों की तरफ जाती तो 100% शॉर्ट अटेंडेंस होने के इम्कानात मौजूद हैं। तो आपको मैं फ्रॉम द डे फर्स्ट कह रहा हूँ कि अटेंडेंस को बिल्कुल भी लाइट नहीं लें, ठीक है? आप लोगों का एक मैं स्टार्ट में अटेंडेंस रिकॉल करता हूँ और आपको पता है एक दफ़ा एंड पे करता था, पूरे सेशन को मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश करता था और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अटेंडेंस शुरू में ले ली गई और एंड पे आपकी अटेंडेंस ना लगी। तो इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर आप लो अटेंडेंस की तरफ जा रहे हैं या आपका मोटिव कुछ और है तो आप अपने आप को चेंज कर लें, सोच विचार कर लें, ठीक है? आपका भी मैंने जायज़ा नहीं लिया कि सूरत हाल क्या है, बस हाज़िर है आपको पोर्टल पे आ रही है, आप जायज़ा ले लें। एक सेक्शन का मैंने लिया वो जायज़ा ठीक नहीं रहा, ठीक है? उनको भी मैंने अगले लेक्चर में
यही अल्फाज उनके साथ भी शेयर करने हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली, ठीक है। उम्मीद है कि बात Yes, आपको समझ आ गई होगी। तो ये इसको मजाक ना समझे, इसको आसान ना समझे। एक जो एक इखलाक होता है या एक अंदाज होता है या एक गपशप होती है, वो एक अपने लेवल के ऊपर, आप हंस रहे हैं, आप हंसी खुशी बातें कर रहे हैं, आप बड़े इजी वे में चल रहे हैं, ये चीज़ें और हैं, वो चीज़ें और हैं। अब मैं उन चीज़ों के बेस के ऊपर हर वक्त आपसे खफा भी नहीं रह सकता, हर दफ़ा उस पर नाराज़ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके हमारे पास SOPs हैं कि अगर किसी की अटेंडेंस नहीं पूरी तो उसके लिए आपके पास शॉर्ट अटेंडेंस की चीज़ मौजूद थी। तो आप मेरी ज़रा हल्की फुल्की आँच की वजह से या हंसने हंसाने के मतलब ये नहीं कि हम चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। ये एक अपनी प्यार मोहब्बत है, इसका एक अपना अंदाज है, इस चीज़ का एक अपना अंदाज, ठीक है। सो उम्मीद है Yes, कि sir. जो बंदे ज़रा कॉन्सेप्ट्स के ढीले हैं, जिनको अटेंडेंस के कॉन्सेप्ट्स और इस तरह की चीज़ों ढीले हैं, तो उनको भी आप थोड़ा ब्रेन वॉश उनका पॉजिटिव वे में करें, ज़रा उनकी जो चीज़ें ढीली हैं उनको ठीक कर दें, और अटेंडेंस वाइज भी ठीक हो जाए और स्टडी वाइज भी थोड़ा ठीक हो जाए, सही। yes, sir. ओके जी, थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज़ सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir.